जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपदा प्रबंधन 10th क्लास का जो भी इम्पोर्टेंट है इसका प्रश्न उसको हम आज इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मास्टर वीडियो रहेगा आपदा का। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय। और आप लोग देख सकते हैं इससे 4 से 5 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और ये देखिए पहला प्रश्न कितना बार आया है। तो ये मतलब कि इतना इजी चैप्टर है और इससे जो भी प्रश्न बनता है उसको सभी लोग जो होते हैं आसानी से बना लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि प्राकृतिक आपदा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक आपदा क्या होती है। देखिए तो प्राकृतिक आपदा दो प्रकार की होती है। एक होती है मानव द्वारा और एक होती है प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। तो प्राकृतिक आपदा में आ जाएगा आपका, देखिए भूकंप आ जाएगा, भूकंप, सुनामी, क्या आ जाएगा सुनामी। उसके बाद आ जाएगा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को ही भूकंप कहा जाता है, ठीक ना। बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो ये सभी जो होते हैं ना वो होते हैं प्राकृतिक आपदा। अगर मानव आपदा या मानव निर्मित आपदा की अगर बात करेंगे तो मानव निर्मित आपदा हो जाएगा जैसे आतंकवाद। क्या हो जाएंगे आतंकवाद हो जाएंगे। आपका हो जाएगा नक्सलवाद हो जाएगा, नक्सलवाद हो जाएगा। आपका हो जाएगा जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नेपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो ये अगर पूछेगा कि गैस का रिसाव ये सब मानव निर्मित है। अगर बात करेंगे कि जैसे कि महामारी, महामारी का हो जाएगा। तो महामारी मानव द्वारा निर्मित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, तो सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो मानव द्वारा निर्मित है, ठीक ना। आतंकवाद, ये सब मानव द्वारा निर्मित आपदाएं होती है। आतंकवाद तो ये सभी मानव द्वारा निर्मित होती हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा है। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद, हो जाएगा आतंकवाद। आगे देखते हैं इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे का मतलब, सांप्रदायिक मतलब कि सभी लोग मिलकर आपस में लड़ रहे होंगे तो उसको सांप्रदायिक दंगे बोलते हैं। आतंकवाद यानी कि जो भी नक्सलवाद, आतंकवाद, दूसरों को गोली मार देते हैं उनको आतंकवादी बोला जाता है। जैसे कि पाकिस्तान उस आतंकवादी लिस्ट में सबसे नंबर 1 है। उसके बाद महामारी यानी कि बहुत सारे भीड़ अगर आपस में महामारी का मतलब क्या होता है, जैसे एक आया था आपका कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एक महामारी है और ये मानव के द्वारा फैलने वाला महामारी था। तो ये सब हो जाएगा महामारी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 की सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी कैसे आता है। जैसे कि सुनामी आता है समुद्र के अंदर अगर भूकंप आएगा तो भूकंप के आने के कारण समुद्र के पानी में हलचल आ जाता है जिसके कारण वहाँ पर सुनामी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समुद्र में भूकंप का आना इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। विस्तृत क्षेत्र का मतलब कि ज़्यादा दूर तक प्रभावित करेगा। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण। जो ओजोन परत का क्षरण है ना ये बहुत पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। बाढ़ मतलब कुछ क्षेत्र को प्रभावित करेगा, भूकंप कुछ क्षेत्र को, ज्वालामुखी कुछ क्षेत्र को, लेकिन ओजोन परत के अंदर अगर छेद हो गया या ऐसे तो ओजोन परत में अगर कोई क्षरण होगा तो पूरा पृथ्वी को ये प्रभावित करता है। आगे देखते हैं आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन बोला जाता है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपाय को आपदा प्रबंधन कहते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन किसे बोलते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम यानी कि प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के उपायों को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं, ठीक ना। कि आपदा आ जाएगा क्योंकि प्राकृतिक आपदा तो अचानक आती है तो इससे बचने के उपाय जो जिसमें बताया जाता है उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि इनमें से कम कम विनाशकारी आपदा कौन सी है। तो कम विनाशकारी आपदा हो जाएगी भूस्खलन, कम विनाशकारी आपदा होती है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो ये होता है अक्टूबर नवंबर में भयानक होता है।
अगला प्रश्न है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो ये ध्यान देना चाहिए नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण कर देना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए। यानी कि नदी है तो ये किनारों के बीच ये बड़े बड़े तटों का निर्माण कर देने से इनकी पानी इधर या इधर नहीं आ पाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो सूखा क्षेत्र माना जाता है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र सूखा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो मैंने भूस्खलन से प्रभावित होने वाला जगह कौन से? तो कश्मीर और उत्तराखंड। नाम आप लोग सुने होंगे कि मतलब जैसे केदारनाथ मंदिर लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर जमीन फट गया, चाहे जमीन भूस्खलन हो गई, तो ऐसा जो भी होता है उत्तराखंड के इलाके और पहाड़ी इलाकों में ही होता है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा आपका बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो होती है डेल्टा बनाती हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो होता है वो जापानी भाषा का शब्द है। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? यानी कि मानव जनित आपदा को कम करने के कारगर उपाय क्या हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। यानी कि समाज में सभी जागरूक रहेंगे तो कोई भी मानव जनित आपदा नहीं होगी। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध के निर्माण के कारण महाराष्ट्र में भूकंप आ गया था, याद रखिएगा। भूकंप का मापक किसके द्वारा, यानी कि भूकंप का माप या मापन किसके द्वारा होता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? देखिए अपर्दन के मतलब क्या होता है? अपर्दन मतलब कि जो पहाड़ होता है धीरे धीरे पहाड़ का मिट्टी या तो हवा से या तो जल से या किसी भी प्रकार से उस मतलब मिट्टी उसका वहाँ से हट रहा है तो इसको अपर्दन बोलते हैं। तो अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाले परिवर्तन है? तो ये धीमी गति से होते हैं। क्या होते हैं? धीमी गति से होने वाले, क्योंकि पहाड़ तो एक ही हाली में उड़ नहीं जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी उड़ता है, तो अपर्दन जो होता है धीमी धीमी गति से होता है। बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप जो है वो आया था आपका 1934 ईस्वी में आया था। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो ये है मानव जनित आपदा। और भोपाल गैस त्रासदी जो है भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन मानव द्वारा तो होता नहीं है, तो भूस्खलन हो जाएगा प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी कि मानव जनित आपदा नहीं है कि मतलब कि वो प्राकृतिक आपदा है। तो रेल दुर्घटना मानव के गलती के कारण होता है, सांप्रदायिक मानव की गलती के कारण होता है, और आतंकवाद मानव ही फैलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सुनामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाड़। बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में क्या बताया गया है इसको देखते हैं। कि नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण यही है कि नदी के तली में अवसाद का जमा रहना है। यानी कि अगर नदी है, यहाँ पर नदी है और नदी के नीचे जितना भी अवसाद मतलब गंदगी हो या चट्टान हो, अगर उसके नीचे पूरा जम जाएगा तो पानी का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है, और पानी का स्तर बढ़ने के कारण ही बाढ़ आने की संभावना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी की तली में अवसाद का जमा रहना ही नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार जो है, मान लीजिए कि ये बिहार हो गया, तो बिहार ऐसे अगर हम बिहार को दो भागों में बांटते हैं जिससे गंगा नदी बांटती है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी क्षेत्र, और ये हो जाएगा पूर्वी, मतलब उत्तरी बिहार, और ये पूर्वी बिहार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पे जो भी गंडक नदी, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, तो ये एक क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होती है और एक सुखाड़ क्षेत्र, यानी कि एक और बिहार मतलब डूबा रहता है और एक जगह पानी की कमी रहती है, याद हो जाएगा। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित है? तो उत्तरी बिहार बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित है।
किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, सबको पता है। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? तो सुखाड़ भी एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। आगे देखते हैं, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? देखिए, तो सूखा एक बायके आता नहीं है, धीरे धीरे आता है, यानी कि सूखे की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। आगे देखते हैं, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन सा है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। क्या है? वर्षा की कमी सूखे का जिम्मेवार कारक है। अगला प्रश्न है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? देखिए, सूखे के बचाव का बहुत बहुत ज़्यादा तरीका है, तो इसमें आंसर क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वर्षा जल का संग्रह करना ही सूखे से बचाव का कारण है। मतलब तरीका है कि वर्षा जो हो रही, वर्षा के जल को संग्रह करके, यानी कि एकत्र करके जुटा देंगे, मतलब एक जगह तालाब या बना दें या नदी पोखरा में उसको जल को जमा कर दें और उसी जल से उपयोग करें, तो ये सूखे से बचने के एक तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं, कुसहा कुसहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुसहा तटबंध जो है वो कोसी नदी पर है। बिहार की बड़ी त्रासदी में एक है, तो बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में एक बाढ़ बाढ़ जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। बाढ़, याद रखिएगा, कोसी नदी हर साल बाढ़ ला देती है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? यानी कि अगर पूछा जाएगा बिहार की शुष्क नदी तो कोसी नदी कहा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल की में बाढ़ आने का कौन सा नदी कारण है? तो दामोदर नदी। अगर पूछा जाएगा उड़ीसा में कौन सी नदी बाढ़ लाती है? तो ये महानदी होती है, याद रखिएगा। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया, तो सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है। कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि मतलब कि खेती में सुखाड़ किसकी कमी से आता है? तो ये आता है आपका मिट्टी में नमी के अभाव, यानी कि मिट्टी अगर गीला नहीं रहेगा तो कोई भी अनाज उपजेगा नहीं, जिस कारण सुखाड़ पड़ जाता है, ठीक ना, कृषि सूख जाता है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो फसलों की होती है, पशुओं की भी होती है और भवनों की भी होती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने का आशंका रहती है? तो देखिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की संभावना रहती है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि जो लौटता मानसून होता है ये तमिलनाडु के क्षेत्र पर ही वर्षा कराता है जाड़ा के दिन में, यानी कि ठंडी के दिनों में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो सूखे से ग्रस्त कौन सा रहता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हो जाएगा। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा जल की अधिकता, मतलब जल की अधिकता, नदी तल पे मलबों का निक्षेपण और वर्षा की अधिकता, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार के कितने जिलों में आपदा कार्रवाई केंद्र स्थापित की योजना है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए, 38 जिला में आपदा से बचाव की या कार्रवाई केंद्र स्थापित किया गया है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, यानी कि जहां उस इलाके का जो प्रशासन होगा उसके द्वारा स्वयंसेवी यानी कि वहाँ पे जो संगठन बनाया गया है सहायता के लिए उसके, और गांव मोहल्लों के लोगों द्वारा जो संगठन बनाया गया है उसके, यानी कि इनमें से सभी द्वारा हो जाएगा। आपदा में सब लोग जब सहयोग नहीं करेंगे तो ये आपदा जल्दी निपटेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? देखिए, संचार का मतलब क्या होता है? ये कोई भी सूचना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो ये संचार के माध्यम से किया जाता है। संचार के बहुत सारे माध्यम, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ठीक ना, बहुत सारे संचार के साधन हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपदा के समय कौन सी संचार समस्या बाधक हो जाती है? तो ये हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोबाइल टावर एवं ट्रांसमिशन टावर का टूट जाना ही। तो जब टावर ही टूट जाएगा तो नेटवर्क नहीं रहेगा और संचार नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि सूचना नहीं पहुंच पाएगा। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय, यानी कि कृषि के सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जल संसाधनों की वैज्ञानिक विकास करना। इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 23 नंबर है कि
नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ मिलता है? यानी कि नदी के किनारे अगर पेड़ पौधा रहता है तो ये क्या करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले कि अगर वृक्ष ज़्यादा लगेगा तो ये बादलों को आकर्षित करते हैं और वर्षा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में समय समय पर वर्षा होती रहती है। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय होती है। याद रखिएगा, मेघालय में होती है। मेघालय के माउसिनराम में होती है। माउसिनराम चेरापूंजी, याद रखिएगा। अगर माउसिनराम चेरापूंजी दोनों दिया होता, तो अगर माउसिनराम मारिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग कौन सी होती है? यानी कि भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगें उठती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि दीर्घ तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंग। यानी कि पहले जो तरंग उठती है वो प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी पर पहुंचती है। बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? यानी कि भूकंपीय जोन में कौन से बिहार किस जोन में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोन नंबर 3, जोन 3 में आता है। अगला प्रश्न है कि भूतल भूतल पर वह केंद्र जहां भूकंप तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है। देखिए, सबसे पहले जहां मतलब भूकंप आएगा, ये पृथ्वी है, जमीन के नीचे से भूकंप आएगा, तो जब सबसे पहले जिस स्थान पर आता है ना, उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो ये जो भूकंप और सुनामी से अधिक प्रभावित होने वाला इलाका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वलीय पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र और महासागरीय गर्त, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो सभी हो जाएंगे। निम्न में से भूकंप तरंग मापन, यानी कि भूकंप के तरंग की माप किससे की जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ से की जाती है। आगे देखते हैं, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो ये पूर्वी जो बिहार रहता है वो बाढ़ आपदा से ग्रसित रहता है। कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है? तो ये दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, महासागर के अगर तली पर आएगा तो ये सुनामी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुनामी कहलाएगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के सबसे बड़े हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था। तो ये किस क्षेत्र में आया था? तो ये आया था आपका बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आया था। अच्छा, बंगाल की खाड़ी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका भारत, और नीचे हो जाएगा आपका हिंद महासागर, ये पूरा में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये भारत जो है उप महाद्वीप की श्रेणी में आता है। उप महाद्वीप के मतलब कि जब तीनों क्षेत्र, तीन ओर से क्षेत्र पानी से घिरा हुआ उप महाद्वीप कहलाता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को क्या कहते हैं? तो पी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पी तरंग, यानी कि प्राथमिक तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को बोलते हैं हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। भूकंप अथवा सुनामी से बचने का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो अगर भूकंप आएगा और सुनामी आएगा तो इससे बचने का तरीका कौन सा नहीं है? तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, भगवान भरोसे बैठना कोई तरीका नहीं है। यानी कि अगर भूकंप आए तो भूकंप के पूर्वानुमान गंभीरता से लेने से, अगर भूकंप आए तो गंभीरता के साथ, यानी कि अगर भूकंप आए या तो घर में फंस गए हैं तो किसी भूकंप में अगर फंस गए तो या तो किसी मजबूत लकड़ी या चौकी के नीचे आप लोग लुका जाइए, या कोने में चिपक कर रहिए, क्योंकि कोना में जो होता है वो जल्दी मलबे गिरने की संभावना नहीं रहती है, ठीक ना। या तो जल्दी से बाहर खुले में निकल सकते हैं तो निकलिए। और सुनामी के जो क्षेत्र होते हैं उनमें चौकोर, यानी कि चौकोर जो होते हैं वो घरों के निर्माण किए जाते हैं, याद रखिएगा। यानी कि अगर पूछिएगा कि भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, तो ये भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए आलसियों की तरह कि भगवान बचा लेंगे, घरे में रहते हैं, ठीक ना। तो जितना भी बचने का प्रयास कर सकते हैं उतना करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें मतलब भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आगे देखते हैं, भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका भूकंप केंद्र कहलाता है।
आगे देखते हैं किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जापान को, क्योंकि जापान में बहुत हर साल भूकंप आता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, तो भूकंपीय तरंग कौन सा नहीं है, तो ओ तरंग नहीं होता है। पी तरंग, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग, ये सभी तरंग होते हैं, वो कोई तरंग नहीं होता है। भारत को कितने भूकंपीय जोन में बांटा गया है, तो ये बांटा गया है आपका 5 जोनों में बांटा गया है। सबसे खतरनाक खतरनाक तरंग कौन सा होता है, तो एल तरंग होता है सबसे खतरनाक तरंग। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी कि संवेदनशील नगर का मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा भूकंप की संभावना है रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और सबको पता है कि उत्तराखंड में मलबे गिरते रहते हैं, भूकंप आता रहता है, भूस्खलन होते रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है, तो गुजरात का जो आता है उसका आता है भूकंप जोन, यानी कि जोन 5 में आता है। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो गुजरात में भयंकर भूकंप 2001 में आया था। रिक्टर पैमाने को प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है, तो भूकंप की गहनता में वृद्धि होती है 10 गुना वृद्धि होती है। कितना गुना, 10 गुना। रिक्टर पैमाना का उपयोग आपदा मतलब किस आपदा में किया जाता है, तो रिक्टर पैमाना का उपयोग भूकंप आपदा में किया जाता है। बिहार में किस वर्ष भयंकर भूकंप आया था, तो ये आया था आपका 1934 ईस्वी में। 34 ईस्वी में, याद रखिए, भूकंप आया था बिहार में, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है, तो चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। महासागर तल में कंपन का मुख्य कारण कंपन आएगा तो क्या हो जाएगा, सुनामी आएगा। क्या आ जाएगा, सुनामी आएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस संस्था या किस स्थान पर जाना चाहिए, देखिए बाढ़ अगर आ जाएगा तो किस स्थान पर, तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाएंगे। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई घर ढह गया और लग रहा है कि कोई व्यक्ति उसमें दबा हुआ है, तो उसका एक मशीन आता है और मशीन में पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति दबा है कि नहीं दबा है, तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग कोई मूवी में देखे होंगे कि ये घर है और दूर से दूरबीन में देखता है तो इसमें पता चलता है कि कितने लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि आतंकवादी अगर घुस जाते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं, तो ये पुलिस वाले देखते हैं, यानी कि ऑपरेशन जो भी करते हैं वो देखते हैं कि कितने लोग हैं और कौन कितने आतंकवादी इस घर में बैठे हुए हैं। अगर आप फिल्म देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं, आगे आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, तो जल जाएगा अगर किसी भी तरह से तो ठंडा पानी डालना चाहिए, याद रखिएगा ठंडा पानी डालना चाहिए। तो अगर आग लग जाएगा, मतलब आपका हाथ जल गया, तो अस्पताल डायरेक्ट नहीं ना पहुंचेगा, या तो ठंडा पानी डालिएगा या तो क्या लगाएंगे, टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो ठंडा रखता है, क्या रखता है, ठंडा रखता है। गर्म पानी डालिएगा और लहक जाएगा। अगला प्रश्न है कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर बस्ती चाहे घर के अगल बगल आग लग जाएगा तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए। तो इंतजार तो कोई नहीं करेगा भाई, आग लगेगा, दरवाजे खिड़कियां कैसे लगाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से है, नहीं तो सब कोई, हमने के गाँव में तो अगर आग लगता है तो सब बाल्टी लेके दौड़ जाता है कि चलो चलो हो आग लगा है। आगे देखते हैं, सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी जो आता है वो समुद्र तल में आता है। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है, तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, तो प्राथमिक उपचार होता है कि बैंडेज या टेप कर देते हैं, ठीक ना। अगर कट छट जाए या कुछ हो जाए तो बैंडेज टेप कर देते हैं पहले। और ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। और इस 6 चैप्टर है इसका, ये इसके बाद भी एक चैप्टर है 6 चैप्टर, तो इसको भी देखते हैं। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। कि सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मतलब, संचार व्यवस्था कब बाधित होता है, जब टूट जाता है संचार, केबल का टूट जाना ही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केबल का टूट जाना। आगे देखते हैं, संचार की सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। आगे देखते हैं,
सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होती है? ये होती है आपका संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि नदियों के किनारे एक छड़ी लेखा रहता है और उसमें यहाँ पर कुछ लगा रहता है और ये लेकर घूमते रहता है कि कुछ कुछ टूई टूई बजेगा तो वहाँ पर खोदने लगता है सब, ठीक ना। तो वो होता है उसको बोलते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक ना, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। संसाधनों के खोज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? देखिए संचार साधन जैसे कि हैम रेडियो एक संचार साधन है, रेडियो संचार और उपग्रह संचार। अंतरिक्ष कोई संचार साधन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है? तो मोबाइल सबके हाथ में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मतलब घर में या जिसके पास मोबाइल नहीं हो, ठीक ना, बच्चों को छोड़कर। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। और हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 आपदा एवं सह अस्तित्व। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा सबको पता है कि भूकंप है, आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। अगर आएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कौन सी घटना है? तो ये आ जाएगा रासायनिक दुर्घटना, याद रखिएगा। रासायनिक दुर्घटना के कारण ही मिथाइल आइसोसाइनाइड का मतलब कि स्राव हुआ था भोपाल में। भोपाल कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा भोपाल किसकी राजधानी है? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अगर जहाँ भूकंप आता है तो वहाँ की जो भवन होती है यानी कि घर द्वार होता है कैसा बनाया जाता है? आयताकार यानी कि चौकोर बनाया जाता है। ढेर लामा ले जाएंगे भूकंप आएगा गिर जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो यानी कि मकानों का निर्माण, देखिए भूस्खलन वाले क्षेत्र जो होते हैं, भूस्खलन के मतलब कि जहाँ जमीन या तो फाट जाता है या तो वहाँ की जमीनें अगर ढलान पर है यानी कि पहाड़ वाला इलाका है या तो भूमि वहाँ से खिसक जाता है तो भूस्खलन बोलते हैं। तो भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है, उचित है कि अनुचित है? ठीक ना, तो इसका अनुचित है। अनुचित मतलब कि वहाँ पर निर्माण नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है, अनुचित है, ठीक है, अनुचित है। मान लीजिए बना दिए, अब पता लगा कि राते राते में गायब हो गया, मकनी है, ठीक ना, ढलान पर। अगला है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण, यानी कि सुनामी अगर जहाँ आता है, सुनामी मतलब कि जहाँ अगर समुंदर के नज़दीक है तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में भवनों का निर्माण कैसे करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर, मतलब समुंदर से दूर और ऊंचाई पर बनाना चाहिए, ठीक ना, कि वहाँ पर पानी न पहुँच पाए। और हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं प्रश्न की फसलों, पशुओं और भवनों सभी को हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर हमारा आपदा प्रबंधन का चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक ना। तो बाढ़ जब इनमें से सभी होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो स्राव हुआ था वो कैसी आपदा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।